देखिए भाई, आपको सूचित कर दिया जाए पहले, आज केवल सीआरपीसी चलेगी। अभी बताया भी गया था, जो लोग नए लोग आए हैं उनको भी बता दिया जाए। शनिवार है, थोड़ा कम ही चलेगा आज क्लास। रुकिए भाई, सर को फोन करना था ना, 1 मिनट भाई और रुकिए। बैठिए, इधर आ जाइए, 3 लोग बैठिए भाई। मोबाइल हटा लीजिए। अभी उठाए नहीं, अभी करते हैं फिर। देखिए, आपका ये जो लोग बिहार एपीओ भाई दे रहे हैं उनके लिए सूचित कर दिया जाए कि आपका वीडियो भी उपलब्ध है आपका ऐप पर, और जो लोग आपका ऑफलाइन एडमिशन लिए हैं उनको फ्री में आपका ऐप से यानी कि सिस्टम से जोड़ा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस के भी सारे वीडियो आपका भेजे जा रहे हैं, और जूरिस्प्रूडेंस में भी जितने लोग यानी कि यहाँ पढ़ रहे हैं 1-2 दिन में उनको भी ऐड कर दिया जाएगा अपने आप। मैंने आपका लिस्ट है हमारे पास, उसमें ऐड कर दिया। हेलो, हाँ सर, आज थोड़ा पहले आ जाते, 12:15 बजे तक, 12:15 तक आ जाएगा। ठीक सर, ठीक है। हाँ, नहीं तो 1 घंटा बैठना पड़ेगा ना। देखिए, आज आपका ये चूँकि समय कम है और आपका स्पीड में भी चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसको दोबारा हम पढ़ सकें घर पे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। और आपका वीडियो उपलब्ध है, और वीडियो से भी कुछ भाई पढ़िए, क्योंकि आप चाहें कि एक-एक शब्दों को सर बता दें, मैंने बिहार एपीओ के लिए इतना कम समय में तो संभव नहीं है। वैसे भी 6 माह का कोर्स 1 माह में ख़त्म करना है, तो आपका मुख्य बातें ही मैं बता सकता हूँ, आपका डिटेल में पढ़ाना संभव नहीं है। जो लोग रेगुलर बैच केवल पढ़ना चाहते हैं वही इस बैच को ज्वाइन न करें, जो 10:30 पौने 11 बजे से चलता है, क्योंकि समझ में आपका जो पुराने लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा आएगा, नए लोगों के बस की बात कम है पकड़ना। तो आइए, 122 से क्वेश्चन बनता है, और 122 हमने बताया था, फिर एक बार सीआरपीसी देखा जाए। 122 से क्वेश्चन बनता है भाई, सतर्क रहना है थोड़ा। पहला क्वेश्चन ये बना है, एमपी में भी बना है, सीआरपीसी चलेगी भाई आज केवल। एमपी में भी बना है क्वेश्चन कई जगह कि प्रत्याभूत देने में असफल रहने पर अधिकतम कितना कारावास हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये, तो कितना, 3 साल। लेकिन अगर अलग अलग सेक्शन वाइज पूछे तब आपका नियम चेंज होगा। अगर ये पूछ ले कि 106 के तहत प्रत्याभूत देने में असफल रहने पर कितना आपका कारावास, 3 साल। 107 के तहत पूछ ले 1 साल, 108 के तहत 1 साल, 109 के तहत 1 साल, और 110 के तहत 3 साल। लेकिन ये कब, जब अलग अलग सेक्शन वाइज पूछे तब। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति बांड या बंध पत्र भर दिया, यानी कि गारंटी या प्रत्याभूत दे दिया, और बाद में आपका कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें कि कारावास का दंड हो, तो धारा 120 से कोरिलेट करिए। ये बताती थी कि ये बांड का वायलेशन या अतिक्रमण या उल्लंघन माना जाएगा। और 122 बताती है कि जैसे ही आपने बांड का क्या किया, वायलेशन, अब पुलिस वारंट के बिना क्या करेगी, आपको गिरफ्तार और कारावास जेल जाएंगे, कारावास जाएंगे,
तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि ऐसी दशा में कितना कारावास जाएंगे, कितने दिन के लिए जेल, तो जितना दिन अभी प्रत्याभूत की क्या है बचा है। ये दूसरा कंसेप्ट बनाना है। तीसरा कंसेप्ट भी मैं बताया था 122 में, वो भी एमपी में ज़्यादा पूछा गया है कि किस धारा के तहत सादा कारावास यानी कि जेल होगा और किसमें सादा या कठोर। लिस्ट जरूर याद करके जाइएगा। 106 के तहत अगर जेल भेजा जाता है तो बताइएगा सादा की कठोर। 107 के तहत, 108 के तहत केवल सादा, और 109 और 110 के तहत सादा या कठोर। अब आइए 123, इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं, इधर से क्वेश्चन बनता है। 123 आ जाइए। 123 ये कहती हैं कि जो व्यक्ति बांड भरा है, मने बैठिए भाई, देखिए आराम से, जो व्यक्ति बांड नहीं भरता है उसके बारे में क्या होगा। यानी कि मजिस्ट्रेट ने, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आपका कह सकते हैं प्रत्याभूति मांगी और कोई व्यक्ति गारंटी नहीं दिया, तो नियम याद रखिए, अगर गारंटी नहीं दिया तो जाएगा जेल। कहाँ जाएगा? और 122 में हमने बताया भी कितना दिन जेल। अब 123 ये कहती है कि जो व्यक्ति बांड न भरने के कारण यानी कि गारंटी देने में असफल हो गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है, तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगे बताया जाएगा क्यों रखा गया है, यानी कि डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या शर्त लगाकर या बिना शर्त के ऐसे व्यक्तियों को बीच में भी छोड़ सकते हैं। तो जेल गया तो शर्त लगाकर या बिना शर्त के ऐसे व्यक्तियों को बीच में भी क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और प्रावधान रखना है, अगर ऐसा व्यक्ति जो कंडीशन पर छोड़ा गया है यदि शर्त का उल्लंघन करता है तो पुलिस को फिर एक पावर मिल जाता है कि ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार। फिर एक बार देखिए तो कोई व्यक्ति था, गारंटी नहीं दिया तो कहाँ गया, जेल, और डीएम ने क्या किया, शर्त लगाकर उसे छोड़ा। इस शर्त का क्या करना, समाज में पालन, और वह व्यक्ति उस शर्त का क्या कर दिया बाद में, वायलेशन, तो पुलिस को एक पावर मिलेगा क्या कि ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या करे, गिरफ्तार। ये 123 में है। बस ये क्वेश्चन। इसके बाद अध्याय 9 आता है, ये बाद में ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि अभी पढ़ाने पर फंस जाएगा अध्याय, लास्ट में पढ़ाया जाएगा। अध्याय 10 आ जाइए। अध्याय 10 फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। अध्याय 8, 10 और 11 ये तीनों नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी क्या है, लागू। तो जहाँ तक अध्याय आपका 10 की बात है, अध्याय 10 में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, तो लोक शांति बनाए रखिए, तो कहाँ से कहाँ तक है, 129 से लेकर और 148 याद रखिए भाई, 129 से लेकर और 148 तक आपका लोक प्रशांति को कायम रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, यानी कि समाज में शांति क्या रहे, कायम। और इधर से प्री में मैं बता दूं, बिहार झारखंड भी बनाया था, यहाँ से आपका प्री में जो क्वेश्चन बनता है वह आपका 2 क्वेश्चन चांस रहता है बनने का, या कम से कम एक। अब कौन सी धारा आप याद रखेंगे, कौन सी नहीं रखेंगे, तो आपका कहाँ कहाँ किस राज्य में किस मॉडल से प्री में क्वेश्चन बना है, वह मॉडल भी हमें देखते रहना है और नए मॉडलों को भी पढ़ना है। तो आइए खंड जो ये अध्याय जो 10 हैं, इसको आपका कह सकते हैं कि अध्याय 10 का पहला खंड निकाल लीजिए।
और अध्याय 10 का पहला आपका जो खंड है वह देखा जाए भाई। अध्याय 10 का पहला खंड है विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली। एक क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है और जो ट्रिक बताया जाए प्री के लिए केवल उसी ट्रिक को पकड़िए कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपका बेयरक पर भी कोरिलेट कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं जो बताया जाए। अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव ये आईपीसी में पूछ सकता है कि कहाँ परिभाषित किया गया है, तो 141 पहला क्वेश्चन। इसको कोरिलेट कर सकते हैं कहाँ से, आपका आईपीसी की धारा 141 से। आईपीसी की धारा 141 बताती है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5, और 5 उद्देश्य दिए गए हैं। इसका मतलब कि पंचौरा जो शब्द होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए पंचौरा पर सेट किया जाए आपका, कई लोग भाई नए लोग पंचौरा नहीं समझते हैं, 1-2 लोग, तो उनको भी बता दिया जाए। सबसे अच्छा उदाहरण मिल गया, यानी कि जब 5 लोग समाज में जुटते हैं और आपका फालतू बातें करते हैं तो उसी को पंचौरा कहा जाता है इलाहाबादी भाषा में। और इसी को जब 5 लोग जुटते हैं और 5 कार्यों में से किसी एक को करने या एक से अधिक को करने, तो कानूनी भाषा में इसे पंचौरा नहीं अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव या अवैध सभा कहा जाता है। क्या, अवैध सभा। बस इंग्लैंड और भारत में अंतर करना है। भारत में कम से कम कितने व्यक्ति, 5, लेकिन इंग्लैंड में कम से कम 3। उसको कहीं लिख लीजिए, इंग्लैंड में हो सकता है आजकल कोरिलेट करके पूछ रहा है, तो इंग्लैंड में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो उनको विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा 3, और भारत में कितने कम से कम 5। अब देखिए आपका विधि विरुद्ध जमाव हो गया, तो उस अब यहाँ पहले भूमिका बांध लिया जाए अध्याय की। जब अनलॉफुल असेंबली हो गई, विधि विरुद्ध जमाव हो गया, अवैध सभा गठित हो गई, तो अब पुलिस को भी पावर है कि उस अवैध सभा को तितर बितर करे। तो जो तितर बितर करने का पुलिस को पावर है, यही पावर 129, 130, 131 और 132 में बताया जाएगा। तो सिविल बल का प्रयोग करिए 129 में, और सिविल बल से नहीं स्थिति संभलती तो केंद्रीय बल आ जाएगा सशस्त्र बल 130 में, और सशस्त्र बल आ गया लेकिन कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही नहीं आदेश देने के लिए, तो सशस्त्र बल का कमांडर काम करेगा 131 में। और जितने ये लाठी डंडा गोली चलाएंगे इनके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता, यानी कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के इनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा 132। तो धारा याद रखिए 2। विधि विरुद्ध जमाव को किस धारा के तहत सिविल बल का प्रयोग करके तितर बितर किया जाएगा, 129। सशस्त्र बल का प्रयोग करके 131। ये 2 तो कम से कम याद रखिए। अब देखिए राजस्थान का मॉडल क्या है, अब बेरक चला जाए। धारा 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव की तितर बितर करना। पहला खंड देखिए कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से अनिम्न, अनिम्न मने नीचे का न हो, न आए तो लिख लीजिए बेरक पर। अनिम्न का मतलब क्या हुआ कि इससे नीचे का न हो। अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को, तो अभी हमने बताया अनलॉफुल असेंबली आईपीसी में कहाँ दी गई है 141, या 5 या अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव को जो लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है तितर बितर होने का समादेश दे सकता है, और तब ऐसे व्यक्तियों का कर्तव्य होगा कि वह तितर बितर हो जाएं।
अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल यहीं पकड़ना है। पहला मॉडल आपका अलग से लिख लीजिए, मॉडल भाई बना लीजिए, यही मॉडल कई राज्यों में बना है कि धारा 129 के तहत सिविल बल का प्रयोग करने का आदेश कौन नहीं दे सकता। नहीं वाला खतरनाक रहता है क्वेश्चन। अब देखिए कौन नहीं दे सकता, तो आप डायरेक्ट की यही भाषा पकड़ना है। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बताइए दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी के थानेदार दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक या उसके ऊपर का पुलिस अधिकारी दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। और बताइए भाई, देखिए किसको खोज रहे हैं बताइए। देखिए भाई, देखिए आपका और चौथा दे देगा कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट। यही आपका राजस्थान में मॉडल बना है कि कौन नहीं दे सकता, तो इसमें कौन नहीं दे सकता, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। यही क्वेश्चन बना है भाई, रिपीट कर सकता है। दूसरा मॉडल देखिए, किस जमाव को तितर बितर करने का समादेश 129 के तहत दिया जाता है। दे देगा विधि विरुद्ध जमाव को। दूसरा दे देगा 5 या 5 से अधिक ऐसे व्यक्तियों के जमाव को जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना हो, दोनों को इनमें से कोई नहीं। तो क्या बेयरट लिखता है, दोनों मारेंगे कि एक, दोनों, दोनों मारिएगा, यही आपका क्वेश्चन बनता है। अब आइए आपका 130 देखा जाए। धारा 130 बताती है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। यहाँ भी आपका पूछा जाता है कि सशस्त्र बल यानी कि केंद्रीय बल आ जाएंगे अगर सिविल बल से स्थिति नहीं संभलती या संभलने की संभावना नहीं है, तो किस बल को बुलाया जाएगा, आपका केंद्रीय बल। केंद्रीय बल माने जैसे RAF हो गई, आपका CRPF हो गई, यानी कि अर्धसैनिक बल, या अंत में सेना भी आ सकती है स्थिति को संभालने के लिए। तब ये समस्या है कि जो ये केंद्रीय बल होगा इनको ये भी आ सकते हैं, और ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए। तो अब जो क्वेश्चन आपका बनता है ये बनता है कि केंद्रीय बल को बल का प्रयोग करने के लिए कौन आदेशित कर सकता है। तो यहाँ अधिकारी भिन्न होंगे क्योंकि ये कौन सा बल आ गया है, केंद्रीय। देखिए बैरक, यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता, यानी कि पुलिस के बस की बात नहीं है, तो क्या होगा आपका, तो ऐसी दशा में अगर लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो उच्चतर पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हैं सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। तो बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि सशस्त्र बल द्वारा जमाव को तितर बितर कराने का आदेश कौन दे सकता है। तो आपका कौन दे सकता है में एक ही लाइन याद रखिए, जो वहाँ उच्चतर पंक्ति का कौन उपस्थित हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनता है कि सशस्त्र बल के प्रयोग का आदेश कौन दे सकता है। दे देगा उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये दे सकता है। दूसरा दे देगा पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, ये नहीं दे सकता। दे देगा SP, ये भी नहीं दे सकते। दे देगा न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी नहीं दे सकते। तो कौन देगा, उच्च, एक लाइन याद रखिए, यही क्वेश्चन बना है, जो हायर रैंक का क्या होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। न्यायिक और पुलिस को पावर नहीं है। 131 नहीं पूछी जाती
बस 132 याद रखना है। इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि 129, 130 और 131 वालों को प्रोटेक्शन कौन सा धारा देती है? 132। ये भी कभी पूछी नहीं गई, लेकिन एक लाइन बता दें। 131 में ये है कि अगर सशस्त्र बल घटना स्थल पर पहुंच गया और कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है ही नहीं, तो क्या मूक दर्शक रहे सशस्त्र बल कि बल का प्रयोग करे? बल का प्रयोग करे। और कौन उनको कमांड को संभालेगा? तो जो सशस्त्र बल का क्या रहेगा? कमांडर, मतलब जो उनका मुखिया रहेगा। 132 बस एक लाइन बताती है कि जो ये 129 में सिविल बल का प्रयोग किया गया, 130 में सशस्त्र बल का, 131 में सशस्त्र बल का, ये जो भी बल का प्रयोग किए हैं इनके खिलाफ, इसके लिए जब तक कि सरकार अनुमति न दे दे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बहुत बड़ा संरक्षण है, यानी कि इसका मतलब कि जमाव को तितर बितर करिए, लठियाइए, सामान्य भाषा में गोली चलाइए, 2-4 लोगों को क्या करिए, मार दीजिए। और जब तक सरकार अनुमति नहीं देती तब तक इन बलों के खिलाफ या पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा ही नहीं होगा, एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी। बहुत बड़ा संरक्षण किस धारा में दिया गया है? 132। इसीलिए आप देखोगे आंदोलन होता है तो पुलिस वाले जाते ही क्या भांजते हैं? लाठी। कई लोगों का सिर और फोड़ देते हैं। आपका तो क्या कभी सुने हैं कि ऐसी दशा में पुलिस वालों पर एफआईआर हुई? एक उदाहरण लास्ट में बताया जाए, अब धारा 23 समाप्त हैं। आपका कह सकते हैं कि आपका उदाहरण कुंभ का देख लिया जाए, 1 साल पहले का। आपका यहीं बाल संघ चौराहे पर सपा के नेता, तमाम नेता आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने आपका सिर और फोड़ दिया, सांसदों का भी, यानी कि आपका धर्मेंद्र यादव जी का, तमाम विधायकों का हाथ पैर तोड़ दिया। लेकिन पुलिस के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जमाव को जो तितर बितर करेंगे, तो जब तक सरकार अनुमति न दे दे तब तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर। बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। अब आइए आपका देखा जाए पब्लिक न्यूसेंस, 133 से लेकर 100 आपका कह सकते 133 से 143, 144 ए तक देखना है। देखिए लोक न्यूसेंस, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस देखा जाता है। लोक न्यूसेंस पहले समझिए एक लाइन में। लोक न्यूसेंस की परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है, लेकिन इसकी परिभाषा आईपीसी में अवश्य दी गई है। और आईपीसी की धारा 268 आप लिख सकते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप या लोक अपदूषण की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि आपका जवाब रहेगा आईपीसी की धारा 268। पब्लिक न्यूसेंस या लोक अपदूषण का मतलब हुआ कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि आम लोगों को असुविधा हो, क्षेम हो या असुविधा हो, उनको कष्ट हो या उनको क्षति पहुंचे। यानी कि लोक न्यूसेंस में किसको नुकसान होता है? एक आदमी को कि समाज को, यानी कि या किसी वर्ग को। तो ऐसे लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए या समन करने के लिए आपका सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है। लोक न्यूसेंस के 2 रूप दिए गए हैं, एक सामान्य और एक अर्जेंट। सामान्य के लिए काम करेगी धारा 133 से लेकर 143 तक, यानी कि 133 से लेकर 143 तक। और अर्जेंट मामला है तो आपका अगला खंड आ जाएगा 144 से लेकर 144A। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। एक कोई उदाहरण लिया जाए तब सही रहेगा भाई। आपका देखिए क्वेश्चन बहुत फ्री में ही बनते हैं इधर से ज़्यादा। 133 से लेकर और कहाँ तक हमें पढ़ना है?
143। तो कोई उदाहरण लिया जाए और उसी उदाहरण पर आपका पूरा कह सकते हैं कि ये सेक्शन चला दिया जाए। सबसे अच्छा उदाहरण चिमनी का ही लिया जाए, जिसमें ईंट पकते हैं, आपका वही सही रहेगा। यानी कि मान लीजिए एक जगह पर चिमनी लगी है और उससे ईंट पकाया जा रहा है, और चिमनी का जो धुआं है वह आसपास के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है और स्वास्थ्य पर भी क्या हो रहा है, बुरा प्रभाव। तो ऐसी दशा में ये लोक न्यूसेंस का होगा, और लोक न्यूसेंस का सामान्य मामला है तो ये गवर्न होगा 133 से लेकर 143, और इसी पर आपका पूरा चल देना है सेक्शन, पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। अब आइए 133। 133 के तहत आपका उत्तराखंड बनाया है कि आपका लोक न्यूसेंस हटाने के लिए, पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश यानी कि कंडीशनल आर्डर किस सेक्शन के तहत दिया जाता है। उत्तराखंड सेक्शन बनाया है तो सेक्शन भी याद रखना है, किस सेक्शन के तहत, 133। तो लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए सशर्त आदेश की धारा में 133। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका कि लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए सशर्त आदेश कौन दे सकता है। ये बिहार का मॉडल है और रिपीट कर सकता है, और आपका डायरेक्ट एकदम भाषा के अनुसार ही चलना है, अपने मन से नहीं। देखिए, जब कोई जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम दे सकते हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकते हैं चिमनी बंद करने का आदेश। दूसरा उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और तीसरा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब देखिए क्वेश्चन बिहार कैसे बनाया है कि 133 के तहत लोक न्यूसेंस हटाने का कंडीशनल आर्डर कौन दे सकता है, डीएम, फिर दे दिया एसडीएम, तीसरा दिया राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौथा उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी, क्या मार कर आएंगे। अब क्वेश्चन का मॉडल ये बन सकता है कि लोक न्यूसेंस को हटाने का कंडीशनल आर्डर कौन नहीं दे सकता, तो तीन तो ये रहेंगे, और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट दे देगा या आपका पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी नहीं दे सकते। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस अधिकारी को पुलिस एक्ट पावर देता है कि लोक न्यूसेंस है तो पुलिस अधिनियम की धारा 34 पावर देती है कि वारंट के बिना ऐसे लोगों को पुलिस क्या कर सकती है, लेकिन पावर देती है। लेकिन यहाँ नहीं, कहाँ दिया गया है गिरफ्तार करने का, 34 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा में 34। तो अभी वो नहीं पढ़ना है ज़्यादा। आगे देखा जाए आपका 133 के तहत आपका जो आदेश होगा वह कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, ये पूछा जाता है। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम एसडीएम जो भी हो, किसी कार्य को करने का आदेश दे सकते हैं कि किसी कार्य को न करने का, या दोनों का। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। 133 का आर्डर कैसा होगा, निगेटिव, पॉजिटिव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे, दोनों। उसको लिख लीजिए भाई नए लोग, भाई डायरेक्ट घर पे पढ़िए, जो आ सकता है वहीं बताया जा रहा है अब, क्योंकि समय कम है। अटैक वहीं करना है जहाँ आ सकता है। तो कौन हो सकता है, दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक। ये आदेश नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। नकारात्मक मतलब कि चिमनी से धुआं न निकालिए, और सकारात्मक मतलब कि चिमनी यहाँ से क्या ले जाइए, जंगल झाड़ में ले जाइए जहाँ की मनुष्य न रहते हो, ये सकारात्मक। इसी प्रकार आपका जूरिस्प्रूडेंस में भी बताया गया
कि समादेश कैसा हो सकता है, यानी कि कमांड अभी बताया गया था, नकारात्मक की सकारात्मक की दोनों। तो 133 का आदेश याद रखना है। अब 133 का जब आदेश दिया गया कि पब्लिक न्यूसेंस हटाइए, तो एक पक्षी आदेश नहीं होगा, समनुमन जारी होगा, आदेश दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा। तो यहाँ आपका सब कुछ न पढ़कर 3-4 धाराएं पढ़नी है। देखिए भाई 134 आदेश की तामील या अधिसूचना, यानी कि जिस व्यक्ति चिमनी पर ही चलिए, एक ही चिमनी है, अब एक ही चिमनी है तो एक को आदेश की तामील कराई जाएगी और सो काज नोटिस जारी किया जाएगा, यानी कि ऐसे कहा जाएगा या पाकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कारण बताइए कि आप पालन करेंगे कि पालन नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो हमारे आदेश का क्यों नहीं करेंगे, आकर कारण बताइए, यानी कि नेचुरल जस्टिस का क्या किया जाएगा, पालन आरडी अल्ट्रम परटम। तो 135 आ जाइए, जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित हैं या तो पालन करेगा या कारण बताएगा। तो किसको हमने आदेश यहाँ दिलवाया था उदाहरण में, ए को, तो ए या तो अपनी चिमनी क्या करे, बंद करे, या आकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के हैं कारण बताए कि हमारी चिमनी से लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये कारण बताए। भाई खुद तो कारण बताए, या तो पालन करे या क्या बताए, कारण। आइए 136, उसके ऐसा करने में असफल होने का प्रभाव क्या होगा, तो आपका हाजिर ही नहीं होता और न ही कारण बताता है, तो लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, यानी कि अपीयर न होना, यानी कि अब्सेंट रहना, आईपीसी की धारा के तहत दंडनीय है। तो याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए 188, सही है ना। 188 के तहत दंड का भागी होगा। देखिए आपका 137 छोड़ दीजिएगा, 138 छोड़ दीजिएगा, आपका 139 से क्वेश्चन बना है, उसको छोड़कर 139 झारखंड में भी बना चुका है क्वेश्चन, उत्तराखंड में अंडरलाइन करिए। स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। लोकल इन्वेस्टिगेशन, देखिए इसके साथ भाई एक साथ 3 धाराएं पढ़नी है और आपको सतर्क किया जाता है कि हल्का हल्का ही अंतर है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा लोग गलत करके आते हैं। झारखंड में भी पिछली बार लोग गलत कर दिए, तो 3 धाराएं एक साथ याद रखनी है। आपका 139 याद रखना है, 148 याद रखना है और 310, इसको हम अलग से लिखवा दे रहे हैं। धारा 139, दूसरा 148 और तीसरा कौन सा 310। आपका देखिए यूपीजे में, वैसे मैं बता दूं, जितना पढ़ाया जा रहा है 90 पर आपका, मैंने पिछली बार पूरा क्वेश्चन 3 दिन सीआरपीसी में पढ़ाया था 2-2 घंटा, और 1-2 क्वेश्चन के अलावा पूरा क्वेश्चन सीआरपीसी का उसी से आया था। अब ये है कि भाई बिहार एपीओ है और सतर्क ये रहना है कि भाई लोग फार्म ज़्यादा डाले हैं, ये ना सोचिए कि कोई पढ़ नहीं रहा है, पूरे लोग तन मन से क्या किए हैं, लगे हैं, तो 3 दिन में निपट जाती, लेकिन 3 दिन का आपका ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए लगाया जा रहा है कि जो अंदर से भी थोड़ा अगर पूछे तो आप वह पॉइंट भी क्या कर सकें, कर सकें। और आप किताब इस समय बिल्कुल न पढ़िए, फिर सतर्क किया जाता है जिनको देना है बेयर एक्ट, लेक्चर सुनिए, बेयर एक्ट देखिए और नोट्स आप पढ़िए, किताब ना पढ़िए, क्योंकि एक ही किताब में 1 माह लग जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। जिनको देना है और न देना हो तब तो भाई आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए तीनों को एक साथ याद रखिए। निश्चित तौर पे उत्तराखंड, आपका राजस्थान, हर एक जगह क्वेश्चन बना, यूपी में भी,
और तीनों को मैं लिखवा रहा हूँ अच्छे से, गलत ना हो। 139 में आपका लोकल इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में स्थानीय अन्वेषण, लिखते रहिए स्थानीय अन्वेषण, स्थानीय अन्वेषण। ये झारखंड में इस बार आया था, लोग 100-310 मारकर आ गए थे। लोकल इन्वेस्टिगेशन या स्थानीय अन्वेषण की धारा में, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 139। अगला ये 148, लोकल आपका इंक्वायरी यानी कि स्थानीय जांच, लोकल इंक्वायरी स्थानीय जांच। जैसे ही शब्द आपका क्या दे दे, इंक्वायरी दे दे, सेक्शन भी चेंज कर देना है। कौन सा? 148 लिख लिए, स्थानीय जांच। और जैसे ही एक शब्द और चेंज करे, स्थानीय निरीक्षण, स्थानीय निरीक्षण दे दे, यानी कि लोकल इंस्पेक्शन, तो स्थानीय निरीक्षण दे, तो कौन सी धारा मारनी पड़ेगी आपको? 310। लोकल आपका इंस्पेक्शन, देखिए स्थानीय सब में लगा है और स्थानीय सब में लगा है, लेकिन अगला शब्द क्या है? तीनों का अंतर है। इसको रट कर जाइएगा, ये नहीं कि इसको भूल जाइए। अगला देखिए भाई, इसके बाद आपका 139 से इधर जो क्वेश्चन बनता है वह देखा जाए, आपका कह सकते हैं आपका 140 से भी क्वेश्चन नहीं बना है ज़्यादा, 141 से क्वेश्चन बना है। लिखिए भाई, इधर तीनों धाराओं से क्वेश्चन बना है भाई, 141, 142, 143। लिखिए 141, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। यानी कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आदेश अंतिम कर दिया सुनने के बाद और ये कहा कि अब चिमनी को क्या करिए, हटाइए, और कोई व्यक्ति यानी कि चिमनी का मालिक उस चिमनी को नहीं हटाता, तो वह दंड का भागी होगा, यानी कि आदेश का वायलेशन करना क्या होगा? दंडनीय। तो आईपीसी की किस धारा के तहत वह दंड का भागी होगा, ये याद रखना है, 188। और अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट खुद ही चिमनी को क्या करेंगे? हटाएंगे, और हटाने में लगा खर्चा चिमनी के मालिक से क्या करेंगे? वसूलेंगे। चिमनी का उदाहरण बहुत अच्छा आपका चल रहा है। फिर एक बार देखिए, 141 ये कहती है कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट चिमनी के मालिक को सुन लिया और अंतिम आदेश दिया कि आप चिमनी हटाइए, आपके चिमनी के धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बुरा। तो चिमनी के मालिक का कर्तव्य होगा कि वह चिमनी को हटा लें, और नहीं हटाते तो पहला प्रभाव क्या होगा? ऐसा चिमनी का मालिक आईपीसी की धारा के तहत सजा पाएगा? 188। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट अब क्या करेंगे? बुलडोजर ले जाकर और आपका क्या करेंगे? चिमनी हटाएंगे, और जितना खर्चा हटाने में लगा है पूरा चिमनी के मालिक से क्या किया जाएगा? पहले वहीं ईंट बेचकर वसूला जाएगा चिमनी का लोहावा, नहीं होता तब। और जैसे कि इस समय रोड चौड़ीकरण हो रहा है, कई जगह विरोध भी हो रहा है, तमाम विरोध, लेकिन आपका कई लोग रुकवा भी ले रहे हैं पावर लगाकर, सांसद विधायक अपना। जैसे कि बाल संघ पर रुकवा लिए, श्यामाचरण गुप्ता सांसद थे, तो सबका घर टूटा, लेकिन उनका घर क्या रहा? बचा रहा। तो अलग बात है भाई। तो आपका जो ये तोड़ने वाले हैं, पहले सूचना देंगे कि आप खुद ही अपना घर क्या करिए? तोड़िए, और नहीं तोड़ेंगे तो हम आकर क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और जो ये बुलडोजर और जेसीबी मशीन जो है, इसका किराया भी देंगे, बहुत महंगा किराया सरकारी रहता है। यानी कि ये फोटोस्टेट जैसे कि आप लोग 50 पैसा में कराते हैं, तो सरकारी रेट 2 रुपया है, शायद 1200 रुपया घंटा लेते हैं ये सब सरकारी रेट।
1200 रुपया घंटा है इसका, और दिन भर तोड़ दिया तो भी ऊपर से खर्चा देना पड़ेगा। तो इसलिए अपने ही लोग क्या करते हैं, अपने द्वारा बनाए गए घर को स्वयं धीरे धीरे तोड़ लेते हैं, चिन्ह जहाँ बना है। आगे देखिए भाई, आपका 141 भी याद रखना है। 141 के बाद फिर चिमनी पर बैक होइए। 142 ये क्वेश्चन बना उत्तराखंड में, अंडरलाइन करिए। जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, यानी कि इंक्वायरी के लंबित रहने तक इंजक्शन इसलिए दिया जाता है, ये जांच के दौरान, यानी कि मान लीजिए किसी ने शिकायत की कि इनके चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वह लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। अभी आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं और जांच में उन्हें लगता है कि अभी आदेश देने में समय लगेगा, तब तक चिमनी को आपका धुआं उगलने से रोका जाए, यानी कि मालिक को कहा जाए कि जब तक हम जांच पूरी न कर लें तब तक आप चिमनी न चलाइए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और कौन सी धारा कहती है कि जब तक जांच लंबित है तब तक के लिए इंजक्शन या आदेश या व्यादेश जारी करके चिमनी को रोका जा सकता है कि अभी न जलाइए, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं कि लोक न्यूसेंस हुआ है कि नहीं। तो व्यादेश दिया जा सकता है कि नहीं, बस हेडिंग पूछी जाती है कि धारा में 140, हेडिंग याद रखिए। 143 से भी झारखंड में क्वेश्चन बना है। ये उत्तराखंड में बना था भाई 142, क्वेश्चन इधर बनते हैं। 143 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। इसका मतलब कि एक बार मना किया गया कि चिमनी से अब चिमनी का प्रयोग न करिए, यहाँ से हटाइए, तो व्यक्ति ने क्या किया, फिर भी नहीं माना और चालू रखा काम। या आपका कह सकते हैं कि एक बार मान लिया और 2 महीने के लिए चिमनी क्या कर दिया, बंद, और 2 माह बाद मामला शांत पड़ गया तो फिर वहीं आपका चिमनी से क्या पकाने लगा, ईंट। या तो चालू रखा है, या दूसरा क्या हो सकता है भाई कि बंद कर दिया लेकिन फिर से क्या कर दिया, चालू। तो ऐसी दशा में आपका सीआरपीसी की कौन सी धारा 143 ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। और तुरंत इसको पढ़िए तो आईपीसी की धारा 291 पढ़ना, उसको लिख लीजिए बैरक पर। 143 से कोरिलेट करके कौन पढ़ना है, तो आईपीसी की धारा 291 लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति के लिए दंड की मात्रा 6 माह, 6 माह याद रखिएगा, 6 माह। कभी काल पूछिए, आईपीसी में भी पूछा जाता है। फिर एक बार देखिए, अगर आपका लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करता है तो किस धारा में आईपीसी के व्यक्ति दंडित होगा, 291 से 143 का उल्लंघन। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सीआरपीसी की धारा 143 का वायलेशन करना आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है, तो गलत न हो, 291। फिर मैं बता दूं, पूछा गया ये कौन सी धारा, 291, यही सब पॉइंट पकड़ना है। अब आइए लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामले। अर्जेंट मामलों के लिए आपका 2 धाराएं बनी हैं, 144 और 144A, 45 नहीं भाई, 144 और 144A। यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए आपका, देखिए 133 और 144 को रिलेट करके भी चलते रहना है। 133 में बताइए लोक न्यूसेंस के सामान्य मामले थे कि अर्जेंट। 133 में सशर्त आदेश दिया जाता था कि पूर्ण सशर्त।
133 में एक पक्षीय आदेश दिया गया था कि चिमनी वाले को सुना गया कि नहीं? बताइए, नकारात्मक आदेश दिया जा सकता है 133 में कि सकारात्मक की दोनों, और हमेशा के लिए दिया जाता था कि कुछ समय। तो चिमनी क्या कहा गया? सदैव अस्थाई होता है कि अस्थाई? अस्थाई। चिमनी कब तक हटाइए, 1 दिन 2 दिन की हमेशा? तो 4.5 तो आप खुद ही बता रहे हैं। फिर एक बार इसको देखिए, यहीं पढ़ने का तरीका भी है। जब एक बार आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो आपका भी कर्तव्य है, हमारा ही नहीं, आपका भी कर्तव्य है कि पूछा जाए तो उसको बोलिए। और 5 पॉइंट आप ऐसे ही बना लिए और इसी में अंतर जोड़ दिया जाए 144 में। 5-6 अंतर तो आप रट्टा मार देंगे। यानी कि पहला अंतर हो गया 133 में आपका सामान्य लोक न्यूसेंस, 144 में कौन? अर्जेंट। दूसरा अंतर हुआ 133 के तहत आपका आदेश नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, तो आपका 144 के तहत केवल नकारात्मक, ये पूछा जाता है। केवल कौन सा? नकारात्मक। फिर आपने बताया कि 133 के तहत आदेश अस्थाई, 144 अस्थाई, कुछ समय के लिए। 133 में कोई समय नहीं, लेकिन 144 में हम समय बताएंगे, और वह सामान्य मामलों से निपटने। 144 किससे? अर्जेंट। अब देखिए 144 आपका भाई अब सही रहेगा, तो कुछ तो जान गए। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। अर्जेंट मामले मतलब कि ऐसे मामले जहाँ की तत्काल कार्यवाही करनी क्या है? आवश्यक। तो 144 में देखिए बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 4 पॉइंट बताते हैं। और यही जो 4 पॉइंट हैं आपका प्री के लिए मायने रखता है। पहला क्वेश्चन कि 144 के तहत लिखना चाहें तो 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं भाई। 144 के तहत कौन आदेश दे सकता है लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामले में? तो जो 133 के तहत दे सकता है था, वहीं 144 में भी है। तो कौन 133 के तहत दे सकता है? बताइए फिर से। डीएम दे सकता है कि नहीं? एडीएम दे सकता है कि नहीं? और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता था कि नहीं? 144 में भी यही तीनों है। अब दंगा, बलवा इत्यादि होने की संभावना है या हो गया है, तो ये लोग किसी व्यक्ति को कोई कार्य न करने के लिए आदेश देंगे। ये आदेश आपका अगर अर्जेंट मामला है और दूसरे पक्षकार को सुनना आवश्यक नहीं है, तो बिना सुने एक्स पार्टी आर्डर भी दिया जा सकता है। यानी कि 144 में एक पक्षीय आदेश भी दिया जा सकता है। इसको कौन दे सकता है? ये तो ठीक है, लेकिन ये लिख लीजिए जरूर कि केवल निगेटिव यानी कि नकारात्मक आदेश। पहला क्वेश्चन अलग से लिख लीजिए भाई, 3-4 लाइन। केवल कैसा आदेश दिया जाता है? नकारात्मक। कौन दे सकता है? ये तो सेम है, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या एक पक्षीय आदेश दिया जा सकता है कि नहीं? दिया जा सकता है, लेकिन 133 में आपने देखा कि एक पक्षीय नहीं। इसके बाद आपका समय पूछा जाता है, वो सतर्क रहिएगा। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 144 के तहत किसी व्यक्ति को कोई कार्य न करने का आदेश दिया है, या आपका सुने होंगे कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र न हो, ये आदेश दिया है, या पार्क में जाने से रोका है, या ये आदेश दिया है कि घर से बाहर न निकलिए, तो जो ये आदेश दिया जा रहा है, बताइए नकारात्मक है कि सकारात्मक? ये न करिए, घर से बाहर न निकलिए, पार्क में ना जाइए, घूमने न जाइए, 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह क्या न होइए, एकत्र न होइए, सब नकारात्मक है। और जो ये कहा जाता है कि आप घर में से बाहर न निकलिए,
इसी को एक लाइन में हम कर्फ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चार। इन हिंदी में अनिश्चार है कर्फ्यू। तो कर्फ्यू की धारा के तहत लगाया जाता है, पूछ लिया, 144। और 144 में कर्फ्यू शब्द का उल्लेख नहीं है, बस ये है कि रोका जा सकता है तो घर से बाहर न निकलिए। इसी को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? कर्फ्यू। अनिश्चार यानी कि खिड़की से झांकते रहिए लेकिन घर के बाहर। तो कर्फ्यू की धारा के तहत लगाया जाता है 144। समय जरूर याद रखिएगा। समय आपका याद रखना है कि ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं ये आदेश देते हैं तो अधिकतम कितने समय के लिए 144 का आदेश? 2 मास। और राज्य सरकार चाहें तो और 6 मास इसको बढ़ा सकती है, यानी कि हर हाल में कितना हो गया? 8 माह। अगर ये पूछे अधिकतम अवधि हर हाल में तो 8 माह। फिर दे दे कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए आदेश दे सकता है? 2 माह। राज्य सरकार कितना दिन के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह। तो बताइए हमेशा के लिए दिया गया यानी कि अस्थाई प्रावधान है कि अस्थाई? अस्थाई। ये समय जरूर अंडरलाइन करिए। 2 माह और आपका 6 माह। ये देखिए घुमावदार क्वेश्चन बनता है, 2-3 में मॉडल बताया। तो जब भी घुमावदार क्वेश्चन बने दिमाग स्थिर करके क्वेश्चन करिए। अब एक केस बनता है, केस भी आपका बना है कि किस केस में या किस वाद में आपका 144 कह सकते हैं कि वैधता को चुनौती दी गई थी। तो केस जरूर याद रखिए, बना है 2-3 राज्यों में। मधुलिमय वर्सेज उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर, लिख लीजिए, उसी बैरक पर भी लिख सकते हैं। मधुलिमय वर्सेज उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर। इस केस में इस धारा को वैध माना, संवैधानिक माना गया या चुनौती दी गई। केस जरूर याद रखिए। मधुलिमय वर्सेज उपखंड माने एसडीएम उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर। ये बिहार का केस था, बिहार का केस है भाई। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। तो आपका मुंगेर, बस एक लाइन पूछा जाता है कि किस केस में धारा 144 की वैधता या वैलिडिटी को चुनौती दी गई थी, तो वह कौन सा केस मारेंगे? मधुलिमय। कर्फ्यू लगाया जा सकता है, याद रखिए, गोली मारने का आदेश नहीं, वो अलग कानून जाएगा। 144A आ जाइए, 144A लिखिए भाई। अब यहाँ से भी बस 4 लाइन याद करना है। 144A सामूहिक आयुध सहित सामूहिक ड्रिल या इसके बाद सब देखिए भाई, इसको लिखवाना पड़ेगा नहीं तो। देखिए भाई हेडिंग लिख लीजिए, उसको आसान भाषा में लिखिए, थोड़ा कठिन है। आयुध सहित जलूस या सामूहिक क्वायद। क्वायद मतलब ड्रिल होता है। क्वायद, अभी हम क्वायद को लिख लीजिए, तो क्वायद इसको लिखिए व्यायाम। व्यायाम लिखिए, जैसे रामदेव बाबा कहते हैं सिंहासन करो, तो कौन कौन आसन करो? कई लोग भाई यूज भी करते हैं, कई लोग भक्त हैं अपना नाराज ना हो, आपका खूब योगासन करा देते हैं, तो व्यायाम। और आपका सामूहिक प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग, ना तो इसको क्वायद को लिख लीजिएगा, व्यायाम कहा जाता है, ड्रिल कहा जाता है।
यानी कि आयुध सहित जुलूस या सामूहिक व्यायाम या सामूहिक प्रशिक्षण करना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2-3 नियम याद रखना है। जब भी 144A पढ़िए, इसी के साथ आपका बता दिया जाए आईपीसी की धारा 153A पढ़ेंगे। कौन सी धारा, तो उसको लिख लीजिए। तो सीआरपीसी की धारा 144A के साथ आईपीसी की धारा 153 डबल क, यानी कि क या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो 153AA। अब देखिए जब आपका यूपीएपीओ चलता है तो तुरंत पुलिस एक्ट भी कोरिलेट किया जाता है। 32A और 32B सेम नियम है। कौन सी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा कौन पढ़ी जाती है, 32A और 32B। आपका यूपीएपीओ तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। आपका पुलिस एक्ट तो केवल बचेगा। भाई बिहार एपीओ ने ऐसा सिलेबस रख दिया कि अपने आप यूपीएपीओ क्या हो जाएगा, आपका तैयार ही हो रहा है। देखिए आगे भाई, इसमें यानी कि अगर कोई वर्ग या समूह व्यक्तियों का जल आयुध सहित आपका पीटी परेड करा रहा है, यानी कि व्यायाम कर रहा है, या आयुध सहित जुलूस निकाल रहा है, या हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है, तो ऐसी दशा में आपका डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को पावर है कि ऐसे पीटी परेड, ऐसे ट्रेनिंग या ऐसे प्रशिक्षण या ऐसे व्यायाम पर क्या लगा दें या ऐसे जुलूस पर रोक। तो पहला पॉइंट जो पकड़ना है कि कौन रोक लगा सकता है, तो सभी मजिस्ट्रेट नहीं, यही पॉइंट गलत होगा। केवल और केवल किसको पावर है रोक लगाने का, आदेश देने का, डीएम को। एक लाइन लिखिए, 144A के तहत केवल जिला मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। ये अच्छे से तैयार रखना है, सब न मार दीजिएगा। कौन केवल दे सकता है, जिला मजिस्ट्रेट। जो दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आदेश होगा नकारात्मक की सकारात्मक की दोनों, तो दोनों न मार कर आइए। कौन सा, नकारात्मक, माने कि पीटी परेड या जुलूस या व्यायाम पर क्या लगाई जाती है रोक, ये लिख लिए, न केवल नकारात्मक। तीसरा हो गया नकारात्मक आदेश होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, समय पूछ सकता है। तो आपका डीएम जब आदेश देंगे तो एक बार में अधिकतम कितने दिन के लिए, तो 3 माह। कितने माह, 3 मास। और राज्य सरकार चाहें तो 6 मास के लिए इसे क्या कर सकती हैं। तो टोटल अवधि 144A का कितना हो गया, 9 माह। तो बताइए 144 की टोटल अवधि कितनी थी, 8, और 144A का 9। यही याद रखना है 4 पॉइंट। ये भी अस्थायी प्रावधान है। फिर एक बार याद रखिए, डीएम केवल फिर यही क्वेश्चन गलत होगा, फिर मैं बता रहा हूँ एक बार, केवल डीएम आदेश दे सकते हैं और कोई नहीं, एसडीएम नहीं। दूसरा, कितने दिन के लिए अधिकतम दे सकते हैं डीएम, तो रट कर जाइएगा 3 माह। और राज्य सरकार चाहे तो 3 माह के बाद इसको अधिकतम कितने दिनों के लिए बढ़ा सकती है, तो हर हाल में अधिकतम अवधि कितनी हो गई, 9 माह। यही 3 पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो क्या परिणाम होगा, तो परिणाम बुरा होगा। और आईपीसी की धारा 153A के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का क्या होगा, भागी। तो आप लिख सकते हैं कि 144A के उल्लंघन का परिणाम या इफेक्ट क्या होगा, तो दिमाग में बैठाए रहिए, आईपीसी की धारा 153 डबल क
यानी कि ए के तहत व्यक्ति दंड का क्या होगा? भागी। दंड की मात्रा लिख सकते हैं 6 माह तक का कारावास है या जुर्माना 2000 रुपया। और है क्या है देखिए तो, और है ना, एक सेकंड भाई देख लिया जाए बेयर एक्ट में, नहीं तो एक बार गलती हो जाए, प्रथम अनुसूची में दिया होगा ना। ठीक है भाई, और हैं उसको लिख लीजिए 6 मास तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना। 153 ए में लिखिएगा 6 मास तक का कारावास और 2000 रुपये तक का क्या? जुर्माना। इसके बाद आपका आ जाइए, इतना ही पढ़िएगा 144 से, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा न पढ़िए इस समय। आ जाइए जल थल का विवाद सुलझा दिया जाए। आपका यहाँ से भी देखिए झारखंड हल्का सा अंतर पूछा था, वही अंतर पहले अस्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, यानी कि अचल संपत्ति के बारे में विवाद आपका 145 से लेकर 148। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पहले भूमिका 2 मिनट समझिए। अगर कोई अचल संपत्ति है, ध्यान में रखिएगा, अगर आपका ये पूछे यानी कि चल संपत्ति के बारे में ये आपका माने जो खंड है लागू नहीं होगा, तो केवल किसके बारे में लागू होगा? आपका अचल, यानी कि इमूवेबल या अस्थावर। पहले कॉन्सेप्ट 2 मिनट बनाइए तब आपका सेक्शन देखा जाए। अगर कोई अचल संपत्ति है और उसके प्रयोग का विवाद, प्रयोग को लेकर डिस्प्यूट हो, यानी कि उसके उपभोग को लेकर, यूज को लेकर, तब भी इनमें आएगा। और अगर उसकी बाउंड्री को लेकर या सीमा को लेकर विवाद हो, तब भी इसी चैप्टर में। तो पहला जो क्वेश्चन आपका कंपटीशन के लिए है, जहाँ से आप गलत करेंगे और ज़्यादा गलत लोग करके आते हैं, और झारखंड बनाया भी था इस बार, अगर सीमा का विवाद दे तब कौन सी धारा मारेंगे, और अगर आपका उपयोग या प्रयोग का विवाद दे तब कौन सी धारा। ये पहला नियम हम बताएंगे। दूसरा नियम समझिए तब आपका सेक्शन चला जाए। अगर अचल संपत्ति की सीमा को लेकर विवाद है, यानी कि बाउंड्री को, या आपका उपभोग या उपयोग यानी कि यूज को लेकर विवाद है, और विवाद ऐसा है जिससे कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपका परिशांति क्या हो जाएगी? भंग। तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब्जे का निर्धारण करेंगे, यानी कि उस विवाद का क्या करेंगे? निपटारा। कि स्वामित्व का निपटारा किया जाता है कि कब्जे का, तो आपका क्या जवाब रहेगा? स्वामित्व का नहीं, स्वामित्व तो सिविल कोर्ट निर्धारित करेगा कब्जे का, लेकिन ये कब? जब अशांति की आशंका हो कि अशांति की आशंका न हो। हाँ, अशांति की आशंका हो। अगर शांति की अशांति की कोई आशंका नहीं तो इन धाराओं का यूज नहीं किया जाएगा। अब ये समस्या पहला अगला क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि सीमा का विवाद किस में है और उपभोग का विवाद किस में निपटाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही हम लिखवाएंगे जो बार बार आपका पूछा जा रहा है। देखिए भाई, लिखिए धारा 145 जल या भूमि या उसकी सीमा का विवाद हो। पहले ऐसे लिखिए तो धारा 145 जल या भूमि की सीमा का विवाद, यही याद रखना है। और 147 लिखिए
जल या भूमि के उपयोग को लेकर विवाद। 147 में लिखिए जल या भूमि को के उपयोग को लेकर विवाद। ये अब आ सकता है, इसको अंडरलाइन करिए। फिर मैं बता दूं, सीमा का विवाद रहे कहीं भी दे तो 145 मार कर आइए, और अगर आपका कह सकते हैं कि उपभोग या यूज का विवाद हो तो कौन धारा मार कर आएंगे, 104। यही पूछा जाता है। देखिए 145, जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां क्या प्रक्रिया होगी? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे भाई, ऐसे विवाद के पक्षकारों को बुलाएंगे, उनको सुनेंगे और कब्जे का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो आपका और 146 कुर्क या रिसीवर, 147 आपका देखिए घर पर ये पढ़ लीजिएगा, उतना भाई लंबा पढ़ाना संभव नहीं है क्रैश कोर्स में। 100 आपका 47 उपभोग का विवाद है। 148 बता ही दिया गया, तो 3 धाराएं फिर याद कर लीजिए कौन कौन सी धाराएं एक साथ पढ़नी है, 139, 148 और 310। तो बताइए स्थानीय अन्वेषण की धारा में 139 स्थानीय जांच और स्थानीय निरीक्षण 310, ये तीनों याद रखिए। इसके बाद आपका अगला जो चैप्टर है अध्याय 11, ये 2-4 मिनट में निपट जाएगा यानी कि 2-4 मिनट का है, एक क्वेश्चन बस बनता है, बहुत ज़्यादा बने तो आपका, क्योंकि आपका सोमवार से FIR से शुरू कर दिया जाए क्योंकि समय कम है। तो देखिए भाई आपका पुलिस का निवारक कार्य, तो पहला क्वेश्चन देखिए 4-5 लाइन बस लिखना है आपका प्री के लिए। देखिए पुलिस का निवारक कार्य प्रिवेंटिव वर्क कहाँ दिया गया है, तो आपका अध्याय 11, अध्याय 11 मारेंगे। अध्याय 11 कहाँ से कहाँ तक है, तो 149 से लेकर 100 आपका 153, कहाँ से कहाँ तक, 149 से लेकर कहाँ तक, 153 तक है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये अध्याय कहाँ कहाँ लागू है, तो ये अध्याय नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी क्या है, लागू। तो कौन कौन से अध्याय रट कर जाइएगा, 8, 10, 11, यही रट्टा मारना है। अगला क्वेश्चन आइए, इस अध्याय का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज क्या रहता है, बेहतर। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि निवारक गिरफ्तारी की धारा में, वही लिखिए, यह इंटरव्यू में बना भाई, निवारक गिरफ्तारी इंग्लिश में प्रिवेंटिव अरेस्ट, ये क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक ही धारा बस पढ़ना है। निवारक गिरफ्तारी किस धारा में, तो 151, 151। फिर पूछ सकता है कि क्या CRPC में माने अपराध करने के पहले भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, कर सकती है। मेंस में भी APO में बना है, देखिए उसका भी थोड़ा मॉडल कि निवारक गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो आपको पहले तो ये लिखना है, सामान्य बातें लिखनी है कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अध्याय 11 में पुलिस का निवारक कार्य दिया गया है, धारा 149 से लेकर 153 तक में, जिसमें कि धारा 151 यह बताती है, बस 10-15 लाइन ही लिखना है, भूमिका ऐसे बांधेंगे, यानी कि 4 लाइन भूमिका ऐसे बांध के और 151 क्या करेंगे इसके बाद लिखेंगे।
लेकिन भूमिका आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली लाइन ही आपका पूरा पोथी पतरा थोड़े कोई एग्जामिनर पढ़ता है, पढ़ेगा तो साल भर में हजारों कापी जांचेगा। वो तो मुख्य रूप से एक नज़र डाला कापी पर, और जैसे ही कोई कापी थोड़ा बहुत क्या मिली उसे भिन्न, वैसे ही कह सकते हैं कि अपना उस पर गौर किया। उतना समय किसके पास है जांचने उतने का, अपना जांच दिए और लड़कों के भविष्य से भी खिलवाड़ कर दिए। इसीलिए देखते होंगे कि नंबर अच्छा लिखने के बावजूद भी क्या मिल जाता है, कम। लेकिन एक लाइन बता दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उतावला है और पुलिस को लगता है कि अगर इसे हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो यह कोई न कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कर देगा, तो पुलिस संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए अपराध करने के पहले ही ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती हैं। तो समस्या ये आई कि गिरफ्तार करके कितने घंटे अपने पास रखेगी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना? 24। 24 अधिक तो रख नहीं सकते, तो 24 घंटे का नियम 151 में। तो बताइए किस अपराध में गिरफ्तार किया जाएगा होने की संभावना करने के? संज्ञेय की असंज्ञेय की? दोनों। संज्ञेय। अपराध होने के पहले की बाद की? दोनों। 151 पहले, बाद के लिए तो 41 इत्यादि बनी है। इसका मतलब कि 151 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग भी, इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को यूपीजे देना है, आप लोग भी वैकेंसी आने से पहले ही पूरी तरह तैयार रहिए कि आएगी तो हम क्या करेंगे, देंगे। जैसे कि एक और उदाहरण लास्ट में, जैसे मान लीजिए कोई पप्पू है और वह एकदम उतावला है कि संज्ञेय अपराध कर देगा और पुलिस वहाँ है, तो पुलिस का कार्य है कि संज्ञेय अपराध करने से पप्पू को क्या करे, रोके। और नहीं मानता पप्पू तो 151 तो बनी है, क्या करे पुलिस? क्या मजिस्ट्रेट से आदेश लाए कि अब गिरफ्तार करे? गिरफ्तार करे, वारंट पर कि वारंट के बिना? तो चलिए इतना बता दिए हो गए भाई। कल से आपका सोमवार से FIR पर आ जाएंगे भाई, आगे क्लास नहीं चलेगा भाई, आप लोग निकल जाएगा सोमवार।